आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का हम लोग चैप्टर कर रहे थे, प्लानिंग एंड डिसीजन। चैप्टर 5 बन रहा था आपका, ठीक है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं कि प्लानिंग क्या चीज़ होती है, प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, प्लानिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं प्लानिंग के अंदर जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वीक पॉइंट्स हैं जिनको इग्नोर करके हम जो है नुकसान उठा सकते हैं या हमारा ओवरऑल जो प्रोसेस है वो वीक हो सकता है। वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हम उसी से आगे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ होती है? हम कहते हैं कि मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त वो इस प्रोसेस से गुजरता रहता है कि हर वक्त उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो हम भी हर वक्त इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर। हर एक चीज़ में हमने कुछ खाना है तब हमने डिसाइड करना है कि ये करना है या वो करना है, ठीक है। हमने कहीं जाना है, हमने कुछ पहनना है, ये सारी चीज़ें जो है एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद होती हैं। आपने कभी गौर किया कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि पानी पिया जाए या कोई जूस वगैरह या कोई ड्रिंक, दूसरा जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी तरफ जाएं, तो वो आप बिल्कुल शॉर्टर पीरियड में वो फ़ौरन अपने माइंड के अंदर एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे हम कहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था। आप सोचते हैं एक लम्हे के लिए, चाहे वो रुके हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस से गुजर के आपने डिसाइड किया कि पानी पीना ही होता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैनेजर जो है, मैनेजमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो हर वक्त किसी न किसी तरह की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये इसका मकसद क्या होता है डिसीजन मेकिंग के लिए? कि अब हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने लिए जो भी फ़ैसला करे वो अच्छा फ़ैसला हो। उसके लिए क्या होता है कि वो कुछ स्टेप से गुजरता है, कुछ मराहिल से गुजरता है, वो छानबीन कर रहा होता है कि ये चीज़ ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या नुकसान हैं, वो सारी बातें करता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो है ना देखेंगे कि रेशनल डिसीजन मेकिंग के कोई अच्छा डिसीजन बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो हेल्पफुल होते हैं मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर ये जो लास्ट पोर्शन है उसका हम देखेंगे कि क्या चीज़ें डिस्कस करनी है हमने। आफ्टर रीडिंग दीज सेक्शंस यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड लिमिट्स टू रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन कौन सा है जो अच्छा डिसीजन है, जिसको सोच समझ के लिया जा रहा है, उसके लिए कौन से ज़रूरी स्टेप्स हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। फिर एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। फिर बात करेंगे कि जब ग्रुप डिसीजन मेकिंग है तो उसके क्या फ़वाइद होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। देखिए, हम बार बार एक चीज़ का जिक्र करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे हम कहेंगे कि डिसीजन में भी सब लोगों को पार्टिसिपेशन हासिल है, वो उसमें शामिल है, तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा डिसीजन बन सकेगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिर क्या है कि रेशनल डिसीजन मेकिंग में हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि क्या डिसीजन मेकिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग है क्या चीज़। तो पहले डिसीजन मेकिंग का पता होना कि डिसीजन मेकिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ सोल्यूशन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि आपके पास जब भी आपने कोई फ़ैसला करना आता है तो फ़ौरन आपके माइंड में उसके रिलेटेड ऑप्शंस आती हैं। जैसे मैंने बात की, प्यास लगी है तो आपके माइंड में ऑप्शन आएगी कि पानी पिया जाए, ड्रिंक या जूस लिया जाए, तो आप उसके बारे में सोचते हो, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है। क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ सोल्यूशन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, कि आप सोल्यूशन ढूंढते हो अपने अवेलेबल अल्टरनेटिव से। तो आपको यहाँ पे एक बात समझ आनी चाहिए कि सोल्यूशन की बात की है, तो इसका मतलब कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये कब शुरू हुआ? जब एक प्रॉब्लम आया था, ठीक है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब आप उसके डिसीजन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ सोल्यूशन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। फिर रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या हुआ? अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स,
इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। कहते हैं कि जिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपने अपना माइंड लगाया है, सोच समझ के उसको देखा है, उसकी ऑप्शंस को देखा है, पहले प्रॉब्लम को सही तरह से डिफाइन किया है, फिर उसके ऑप्शंस को देखा है, फिर उन ऑप्शंस को आपने इवेलुएट किया है, फिर उनमें से अच्छी ऑप्शन जो है आपने उसको चूज़ करके उसको अप्लाई कर लिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टेप्स टू रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आता है, तो कहते हैं कि सबसे पहला काम क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम का पता होगा तो आप उससे आगे उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जब आपको प्रॉब्लम का नहीं पता तो इसका मतलब आपका प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे जब प्रॉब्लम का हमें पता चल जाता है, हम उसके लिए क्राइटेरिया बना लेते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया जो डिसीजन हमने लेना है वो कौन सी उसकी लिमिटेशन है, कौन सी जो है वो लिमिट्स में रह के हमने उसको करना है। ठीक है, तो हम जो डिसीजन क्राइटेरिया उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर क्या है कि हम उस क्राइटेरिया को भी इवेलुएट करते हैं, वेट द क्राइटेरिया। आप इंपॉर्टेंस देते हो कि इस क्राइटेरिया में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनमें कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट स्टेप में कहते हो जनरेट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आप अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना शुरू कर देते हो कि ये जो हमारा क्राइटेरिया बना था इसको सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, कितनी मैक्सिमम ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने सूटेबल जो ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सूटेबल सेलेक्ट की। देन फिफ्थ प्रोसेस, नेक्स्ट में आप स्टेप में आपने क्या बात कर देनी है कि इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव। आपने हर एक अल्टरनेटिव को देखना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। अब जब आपने मैथमेटिकली हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हम वेट दे रहे होते हैं सपोज करके, तो वैसे हम जब नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप उस वेटेज के लिहाज से उसकी इवेल्युएशन कर लेते हो। ठीक है, जब इवेल्युएशन करते हो तो आपके पास एंड पे आप स्टेप पे पहुंचते हो कि आपको पता चल जाता है कि सबसे अच्छा जो डिसीजन बन रहा है, जो आपके पास ऑप्शन है वो कौन सा है। फिर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो। ठीक है, अब ओवरऑल इस प्रोसेस को डिफाइन करते हुए देखें, लिखा हुआ स्टेप्स टू रेशनल डिसीजन मेकिंग। डिफाइन द प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन अ डिजायर्ड स्टेट एंड एन एग्जिस्टिंग स्टेट। अब ये प्रॉब्लम को डिफाइन कर दी कि प्रॉब्लम कब बनता है? जब कहते हैं डिजायर स्टेट और एग्जिस्टिंग स्टेट के दरमियान डिफरेंस आता है, आपकी सोच और आपके जो एक्चुअल और जो आपकी सपोज की हुई चीज़ होती है उसके दरमियान डिफरेंस आता है। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं टू मेक डिसीजंस अबाउट प्रॉब्लम्स मैनेजर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द गैप। उस गैप के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। बी मोटिवेटेड टू रिड्यूस द गैप। फिर उन्हें उनके अंदर से जो एक है आवाज़ होनी चाहिए, उन्हें एक जो ताकत मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि इस गैप को रिड्यूस करना है। हैव द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज टू फिक्स द प्रॉब्लम। उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। ठीक हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे जब जाते हैं, आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया। ये क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड्स यूज टू गाइड जजमेंट्स एंड डिसीजंस। एक खास स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं कि आप डिसीजंस और जजमेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। जो टू मोर क्राइटेरिया अ पोटेंशियल सोल्यूशन मीट्स द बेटर दैट सोल्यूशन शुड बी। आपको फिर एक क्राइटेरिया बताता है कि आपका प्रॉब्लम जो उसका सोल्यूशन देख रहे हैं वो कितना अच्छा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। स्टेप्स टू रेशनल डिसीजन में तीसरा जो स्टेप होता है वेट द क्राइटेरिया। अब इसमें आप वेटेज दे रहे होते हैं, नंबरिंग कर रहे होते हो, पॉइंट्स दे रहे होते हो, एब्सोल्यूट कंपैरिजन। ईच क्राइटेरियन इज कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड और रैंक ऑन इट्स ओन मेरिट्स के लिहाज से हम उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, खास स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया होता है। रिलेटिव कंपैरिजन, ईच क्राइटेरियन इज कंपेयर डायरेक्टली टू एवरी अदर क्राइटेरियन। अब हर क्राइटेरिया के अंदर जो है हम उसे किसी दूसरे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं उसको। स्टेप्स टू रेशनल डिसीजन, ये एक जो है एब्सोल्यूट वेटेज ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया एक बताया हुआ है एक एनालिसिस के ऊपर। कहता है हाईलाइटेड नंबर्स इंडिकेट हाउ इंपॉर्टेंट द पर्टिकुलर क्राइटेरियन इज टू हाइपोथेटिकल कार बायर योर रैंकिंग माइट बी वेरी डिफरेंट। कार्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई हुई, एक एनालिसिस बताया, जो है प्रेडिक्टेड रिलायबिलिटी कितनी है, ओनर सेटिस्फैक्शन, इनको पॉइंट्स दे दिए गए हैं कुछ। ठीक है, अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, एक गाड़ियों के बारे में कि उनकी कौन कौन से फीचर्स हैं और हर फीचर को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, फ्यूल इकॉनमी,
क्रैश प्रोटेक्शन, एक्सेलरेशन, राइट, फ्रंट सीट कंफर्ट। अब ये देखें, ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपने भी एक गाड़ी सिलेक्ट करनी है तो आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितना बेनिफिट दे रही है। तो सपोज की गई उसकी वैल्यूज़, तो उसके बाद इनको देखा जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास बेटर आ रही है और किसको हम चूज़ करें। ठीक है, स्टेप्स टू रेशनल डिसीजन, रिलेटिव वेटेज ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। बाद में क्या किया, देखिए होम करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, डेली कम्यूट, स्कूल सिस्टम क्वालिटी, इन ग्राउंड पूल, सन रूम, क्वाइट स्ट्रीट, न्यूली बिल्ट हाउस, टोटल वेट। अब ये सारी चीज़ें बता के उनको बाद में ऐड कर लिया गया है और एवरेज चेक की गई है। ठीक है, स्टेप्स टू रेशनल डिसीजन, जनरेट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर द आइडिया इज टू जनरेट एज मैनी अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल। डिसीजन मेकिंग में आप क्या करते हो, फिर उस सोल्यूशन को जब प्रॉब्लम डिफाइन किया, क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया, वेटेज दे लिया, फिर उसके बाद आपने ऑप्शंस की तरफ जाना और मैक्सिमम ऑप्शंस आपने ढूंढनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप उन मैक्सिमम ऑप्शंस में से इवेल्युएशन प्रोसेस अप्लाई कर देते हो। दिस स्टेप कैन टेक मच लॉन्गर एंड बी मोर एक्सपेंसिव दैन अदर स्टेप्स इन द प्रोसेस। कहते हैं कि ये जो इवेल्युएशन प्रोसेस होता है इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए होती है, कॉस्ट भी चाहिए होती है, ये लंबा प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर बाकी स्टेप्स के मुकाबले में। ठीक है, यहाँ पे एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इवेल्युएशन हम करते हैं इसमें। कंप्यूट द ऑप्टिमल डिसीजन, फिर मल्टीप्लाई द रेटिंग फॉर ईच क्राइटेरियन बाय द वेट फॉर दैट क्राइटेरियन, सम द स्कोर्स फॉर ईच अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब कहते हैं जब आपने वेटेज दे लिया तो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो और आप अपने डिसीजन की तरफ जा रहे हो कि जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे होंगे, पॉइंट्स होंगे, उनको बाद में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसेस था डिसीजन मेकिंग का। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है प्लस। प्लस क्या है, अ प्रोसेस फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। आपने देखें, इससे पहले हम एथिक्स के बारे में बात कर चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर एथिक्स का होना और ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई, एक फार्मूला बताया गया प्लस, कि प्लस क्या चीज़ है कि एक प्रोसेस है एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, डूइंग द राइट थिंग्स। हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो प्लस क्या चीज़ है, पी स्टैंड फॉर पॉलिसीज, एल लीगल, यू यूनिवर्सल, एस सेल्फ। पॉलिसीज, लीगल, यूनिवर्सल, सेल्फ, ये रूल हम अप्लाई करते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हमने अपनानी है वो यूनिक भी हों, सब के ऊपर अप्लाई होने वाली हों, कानूनी तौर पर जायज़ हों। ठीक है, वो पॉलिसीज ठीक हों, अच्छी हों। तो ये हम कहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग के अंदर ये प्लस फार्मूला अप्लाई किया जाता है। लिमिट्स टू रेशनल डिसीजन मेकिंग, कहते हैं कौन सी लिमिट्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर, रेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर होती हैं। बाउंडेड रेशनैलिटी, अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड इन द रियल वर्ल्ड बाय। कहता है ये जो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, हम एक प्रोसेस देख रहे हैं कि वेटेज देनी है, आपने वेटेज को मल्टीप्लाई करना है, आगे ऐड करना है, सारे ओवरऑल पॉइंट्स निकालने हैं। तो लेकिन जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ मसले होते हैं। वो लिमिट्स कौन सी हैं, हम कहते हैं रेशनैलिटी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड इन द रियल वर्ल्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज। कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड होते हैं। आपने अगर गाड़ी की बात कर रहे हैं तो आपने गाड़ी लेनी है तो आप अपने बजट के ऊपर देखोगे। अब कंपैरिजन के वक्त आप बात हो, हमें पता कि इतना ज़्यादा गैप होता है कॉस्ट के अंदर, हम वो फुलफिल ही नहीं कर सके, ऑप्शन ही नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे। इनकम्प्लीट एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या तो नामुकम्मल होती है या वो इम्परफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस के ऊपर सही अप्लाई नहीं कर सकते। मैनेजर्स लिमिटेड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, मैनेजर्स के पास इतनी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो एक अच्छा डिसीजन बना सकें, अच्छा डिसीजन ले सकें। ये थी रिस्ट्रिक्शंस जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर लिमिट्स टू रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या है, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, मिनिमाइज। अगर वो मैक्सिमाइज हो चुकी हैं लिमिट्स तो इसका मतलब है जो सेटिस्फैक्शन है, जो डिसीजन मेकिंग है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप लिमिट्स को आप फुलफिल कर रहे हो, कंट्रोल में ले आते हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे हैं। देखिए जब एक फ़ैसला एक बंदे ने लिया है तो उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर हम डिसेंट्रलाइजेशन को भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जमहूरियत, जो हमारे जैसे पाकिस्तान में जिक्र किया जाता है कि जमहूरी फैसले होने चाहिए। जमहूरियत का क्या मतलब है कि सब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं, मिल के डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। व्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा माइंड लगे हुए हैं तो वो हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। फाइंड एंड असेस मोर इन्फॉर्मेशन, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए, उस तक रसाई हासिल की जाए। जनरेट मोर अल्टरनेटिव सोल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट की जाती हैं, अल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं। मोर कमिटेड
टू मेकिंग चूजन सोल्यूशन वर्क। फिर उसके बाद जब डिसीजन हो जाता है तो ज़्यादा लोग जो हैं इसके साथ अटैच होते हैं कि इसको अप्लाई किया जाए, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज में क्या हो जाए, सस्पेक्टेबल टू ग्रुप थिंक एंड टू कंसिडरिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें भी बहुत इश्यूज आ जाते हैं कि कई लोग एग्री नहीं कर पाते सोल्यूशंस के ऊपर, तो वो भी मसला रहता है। टेक्स कंसिडरेबल टाइम, तो इसमें एक खास ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर एक बंदा डिसीजन ले रहा है तो वो जल्दी ले लेता है, लेकिन जब ग्रुप डिसीजन है तो इसमें लंबा अरसा चाहिए होता है। 1 or 2 पीपल कैन डोमिनेट ग्रुप डिस्कशन। अब इसमें भी ये इशू होता है कि एक या दो बंदे जो लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं वही डिस्कशन को लीड कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेंबर्स डोंट फील पर्सनली अकाउंटेबल फॉर डिसीजंस एंड एक्शंस। अब इसमें मेंबर जो है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो उनको पकड़ा जाएगा। उन्हें पता कि ये डिसीजन ओवरऑल लिया जा रहा है, सारे लोग मिल के ले रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। Group think is like to occur when the group is insulated from others with different perspectives. The group leader expresses a strong preference for a particular decision. There is no established procedure for defining problems and exploring alternatives. Group members have similar backgrounds. अब इसमें कुछ मसले हो जाते हैं, क्या है कि ग्रुप लीडर जो है वो ज़्यादा सूब वाला हो जाता है, सारे लोग जो है वो मिल के काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई खास प्रोसेस सही इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ तक क्या ये होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो सारे एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी सोच भी एक जैसी होती है, जिसकी वजह से रेशनल डिसीजन के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।